अनिश्चितताओं से भरे क्रिकेट के खेल में बहुत कम ऐसे फैसले या ऐसी बातें होती हैं जो खिलाड़ी की मर्जी पर निर्भर करती हैं। इन्हीं फैसलों में से एक फैसला ये भी है कि कोई खिलाड़ी अपने करियर को विराम देने के मामले में स्वतंत्र हो। वो ये बताने के लिए किसी भी तरह से बाध्य नहीं किया जा सकता कि कौन सा साल उसके करियर का आखिरी वर्ष होगा। लेकिन इस खेल में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो ये तय कर पाए हैं कि कौन सा मैच उनका आखिरी मैच होगा। बहुत से होनहार खिलाड़ियों के सामने ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां उन्हें अपने खेल में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है और उन्हें अपने करियर को निराशाजनक मोड़ पर खत्म करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके सामने आरोपों, असफलताओं और विचारों का एक ऐसा जाल बन गया था जहां से संन्यास के अलावा कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं रह गया था। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं मार्क बाउचर। 3 दिसंबर 1976 को साउथ अफ्रीका में जन्मे मार्क बाउचर को क्रिकेट इतिहास के महानतम विकेटकीपर बल्लेबाजों में गिना जाता है। अपने 15 साल लंबे करियर में मार्क बाउचर ने 147 टेस्ट मैच और 295 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें इन्होंने अपनी बेहतरीन विकेट कीपिंग की बदौलत कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए थे। मार्क बाउचर ने साल 2012 में इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली सीरीज के बाद अपने करियर को विराम देने का मन बना लिया था, लेकिन सीरीज के शुरू होने से पहले कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने इस महान खिलाड़ी को एक अनचाहे ढंग से मैदान से विदा होने के लिए मजबूर कर दिया था। 9 जुलाई 2012 के दिन साउथ अफ्रीका और सोमरसेट के बीच एक प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा था, जिसके बाद इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच सीरीज शुरू होने वाली थी। इस मैच की पहली पारी के दौरान जब क्रीज पर नए बल्लेबाज गिमाल हुसैन बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी इमरान ताहिर की एक गेंद विकेटों पर लगी, जिन पर रखी बेल्स से बाउचर की एक आंख डैमेज हो गई। इसके बाद बाउचर की आंख की सर्जरी हुई, जिसके चलते रेटिना पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उस एक पल ने इस खिलाड़ी से मैदान पर अपनी यादगार विदाई का हक छीन लिया था। 10 जुलाई 2012 को मार्क बाउचर ने ना चाहते हुए भी क्रिकेट के खेल को अलविदा कहने का फैसला ले लिया और इस तरह एक महान विकेटकीपर का करियर एक कभी न खत्म होने वाली टीस के साथ रुक गया। दूसरे नंबर पर हैं मनोज प्रभाकर। एक सलामी बल्लेबाज अपनी टीम की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी भी करे, ऐसा भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमें बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन मनोज प्रभाकर को एक ऐसे ही खिलाड़ी के रूप में याद किया जाता है। 15 अप्रैल 1963 को जन्मे मनोज प्रभाकर ने अपने करियर में कुल 39 टेस्ट और 130 वनडे मैच खेले थे, जिनमें से 65 मैचों में इन्हें भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। अपने करियर में लगभग 3000 रन और 250 विकेट लेने वाले इस खिलाड़ी का करियर भी एक बुरे दिन या यूं कहें एक खराब ओवर के चलते खत्म हो गया था। 1996 के वेल्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का 24वां मैच दिल्ली में 2 मार्च 1996 के दिन भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जिसके चलते मनोज प्रभाकर और सचिन तेंदुलकर भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे। मनोज प्रभाकर ने 36 गेंदों में एक चौके की मदद से 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में 8 चौकों और 5 छक्कों की मदद से शानदार 137 रनों की पारी खेली थी, जिसमें अजहरुद्दीन ने भी उनका साथ बखूबी दिया और 72 रन बनाए थे। सचिन तेंदुलकर और अजहरुद्दीन की बदौलत भारतीय टीम ने श्रीलंका के सामने 272 रनों का लक्ष्य रखा था। भारतीय टीम के कप्तान अजहरुद्दीन ने पहला ओवर मनोज प्रभाकर को दिया और फिर शुरू हुआ बुरे अनुभवों का वो सिलसिला जो इस मैच में भारतीय टीम की हार के साथ ही खत्म होने वाला था। पहले ओवर में कालू विथरना ने 11 रन जोड़े। तीसरा ओवर लेकर मनोज प्रभाकर फिर आए, लेकिन तब कौन जानता था कि अगली 6 गेंदें इस ऑलराउंडर का करियर ही खत्म कर देंगी। ओवर की पहली 2 गेंदों में जयसूर्या ने 10 रन बटोरे, तीसरी गेंद डॉट गई, लेकिन फिर अगली 3 गेंदों में जयसूर्या ने लगातार 3 चौके लगाकर मैच का रुख बदल दिया। अपने पहले 2 ओवरों में ही 33 रन देने वाले मनोज प्रभाकर के लिए मैदान में बैठे दर्शक भी प्रभाकर हाय हाय के नारों से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। इन सब के बावजूद भी अजहरुद्दीन ने प्रभाकर पर भरोसा दिखाया और उन्हें फिर से गेंदबाजी करने का मौका दिया, लेकिन अब मनोज प्रभाकर एक मीडियम पेसर से ऑफ स्पिन गेंदबाज बन गए थे। उनका एंड और उनकी गति और उनका एक्शन सब कुछ बदल गया था। क्रिकेट के मैदान पर ऐसा शायद पहली बार हो रहा था जब एक तेज गेंदबाज मैच के बीच में ही स्पिनर बन गया हो। मनोज प्रभाकर ने इस मैच में अपने आखिरी 2 ओवरों में 14 रन दिए थे, लेकिन क्रिकेट के मैदान से उनकी विदाई का लेखा जोखा उन 22 रनों ने ही तय कर दिया था जो प्रभाकर ने अपने दूसरे ओवर में लुटाए थे। जयसूर्या के 79
और हसन तिलक रत्ने के 70 रनों की मदद से श्रीलंका ने यह मैच 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया, जिसके बाद मनोज प्रभाकर कभी भी भारतीय टीम की जर्सी में मैदान पर नजर नहीं आए और इस तरह एक मैच में फेंकी गई 6 गेंदों ने मनोज प्रभाकर के 12 साल लंबे करियर को खत्म कर दिया। तीसरे नंबर पर हैं हेनरी ओलंगा। 19 मई 1999 को वर्ल्ड कप का 8वां मैच जिम्बाब्वे और भारत के बीच खेला जा रहा था, जिसमें अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के कारण सचिन तेंदुलकर यह मैच नहीं खेल रहे थे। एंडी फ्लावर के 68 और ग्रांट फ्लावर के 45 रनों की मदद से जिम्बाब्वे ने भारतीय टीम के सामने 253 रनों का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम स्कोर का पीछा करने उतरी, लेकिन सचिन की नामौजूदगी में खेलने उतरा ऊपरी क्रम जल्द ही ढह गया और एक समय भारत का स्कोर 175 रनों पर 6 विकेट हो गया था। मगर रॉबिन सिंह और नयन मोंगिया जीत की उम्मीद अभी बरकरार रखे हुए थे। 28 रन बनाकर नयन मोंगिया आउट हो गए, लेकिन रॉबिन सिंह डटे हुए थे, जिसके चलते भारत को आखिरी 2 ओवरों में मात्र 9 रनों की आवश्यकता थी। यहाँ जिम्बाब्वे के कप्तान ने हेनरी ओलंगा को गेंद थमाई, जिनकी 6 गेंदें उस मैच में ताकतवर और कमजोर टीम का भेद खत्म कर देने वाली थी। ओलंगा ने अपनी दूसरी ही गेंद में रॉबिन सिंह को आउट कर दिया, जिसके बाद क्रीज पर आए अनिल कुंबले, जिन्होंने तीसरी गेंद पर स्ट्राइक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे श्रीनाथ को थमा दी। अब भारत को जीतने के लिए 9 गेंदों में 6 रनों की दरकार थी और जिम्बाब्वे को 2 विकेट चटकाने थे। अगली गेंद पर श्रीनाथ ने 2 रन लिए और अब भारत को जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे, लेकिन अगली 2 गेंदों पर हेनरी ओलंगा ने पहले श्रीनाथ और फिर वेंकटेश प्रसाद को आउट कर यह मैच भारत के जबड़े से निकालकर जिम्बाब्वे की झोली में डाल दिया था। केन्या मूल के ओलंगा के इस शानदार प्रदर्शन के चलते मैच के बाद भारतीय क्रिकेट प्रेमियों ने अपने देश के खिलाड़ियों के पुतले जलाकर खिलाड़ियों के घर पर पत्थर फेंककर अपना गुस्सा जाहिर किया था। इस घटना के 4 साल बाद 2003 वर्ल्ड कप के दौरान जिम्बाब्वे में अराजकता अपने चरम पर थी और लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा था। इन बातों का विरोध करने के लिए ओलंगा नामीबिया के खिलाफ मैच में अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे थे, जो इनके देश की सरकार को रास नहीं आया। इसका नतीजा यह हुआ कि इस गेंदबाज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, टीम से बाहर कर दिया गया और मारने की धमकियां भी मिलने लगी, जिसके चलते इन्हें अपने देश में ही छुप कर रहना पड़ा था और इस तरह ओलंगा को सच के साथ खड़ा होने की कीमत अपना करियर बर्बाद करके चुकानी पड़ी। आज यह गेंदबाज इंग्लैंड में अपनी जिंदगी बिता रहा है। चौथे नंबर पर हैं सुधीर नायक। साल 1974 में भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा करने वाली थी, जिसके लिए सुधीर नायक को पहली बार टीम में शामिल किया गया। पहले टेस्ट में जगह न मिलने के बाद जब दूसरे टेस्ट मैच में इन्हें खेलने का मौका मिला तो सुधीर नायक ने मैच की दूसरी पारी में शानदार 77 रन बनाए, जो उस पारी में भारत के किसी भी बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर भी था। इसके बाद अखबारों और मीडिया में सुधीर नायक की प्रशंसाओं के पुल बांधे गए, उन्हें एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में देखा जाने लगा था। मगर ये वाहवाहियां उस दाग को नहीं धो पाई जो दूसरे मैच से पहले 25 जून 1974 के दिन सुधीर नायक पर बिना किसी कारण के मढ़ दिया गया था। इस दिन सुधीर नायक इंग्लैंड की एक दुकान में कुछ खरीदारी करने गए थे, जिसमें एक जोड़ी जूते और 20 जोड़ी मोजे शामिल थे। अपने सामान का भुगतान करने के बाद जब सुधीर नायक बाहर आए तब उन्हें याद आया कि उनके एक दोस्त ने भी उनसे 2 जोड़ी मोजे मंगवाए थे, तो 2 जोड़ी मोजे लेने के लिए वो फिर से दुकान में चले गए, मोजे खरीदे और उन्हें उस थैली में रख लिया जिसमें उनके वो जूते रखे हुए थे, जिसका भुगतान सुधीर कर चुके थे। दुकान के मालिक ने जब यह देखा तो उन्हें लगा कि सुधीर मोजे चुरा कर ले जा रहे हैं। जब पूछताछ हुई तो सुधीर ने कहा कि जब वो 20 जोड़ी मोजों का भुगतान कर सकते हैं तो 2 जोड़ी का क्यों नहीं। बात सही थी, लेकिन किसी ने भी सुधीर का भरोसा नहीं किया। मामला कोर्ट में पहुंचा, जिसके चलते यह बात बीसीसीआई को भी पता चली। भारतीय प्रशंसकों और बीसीसीआई को सुधीर पर भरोसा था कि वो चोरी नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी बीसीसीआई ने सुधीर को प्रेस और पत्रकारों से कुछ भी बात करने के लिए मना कर दिया। इस तरह बिना किसी जुर्म के बाद भी सुधीर नायक सबकी नजरों में चोर बन गए और इस बात ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि फर्स्ट क्लास करियर में धूम मचाने वाला यह बल्लेबाज सिर्फ 3 टेस्ट और 2 वनडे मैच ही खेल पाया। 2005 में इन्हें वानखेड़े स्टेडियम में पिच क्यूरेटर के तौर पर नई जिम्मेदारी दी गई, जिसका इन्होंने बखूबी पालन किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी
YouTube चैनल को